हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल में हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज जो होगा वो मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज जो हो जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाता है? तो जहाँ डोनर लगा रहेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा रहेगा वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। तो ये सब हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल कैसे पहचानेंगे, न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो ये हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म का थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर जिसको भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ये सब समझना होगा, तो पिछला लेक्चर आप रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 या रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में आप देख सकते हैं। यहाँ पर खूब अच्छे से बताया गया है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल, कौन क्यों इलेक्ट्रोफाइल, कौन क्यों न्यूक्लियोफाइल। हर पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, ये हम लोगों ने देखा है। न्यूट्रल स्पेसीज भी न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूट्रल स्पेसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पेसीज भी न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। कहीं भी किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हो। पिछले लेक्चर में खूब अच्छे से आपको बताया गया है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, पोलर बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, अगर हम ध्यान से देखिएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे तो पहला रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा आपका एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। और थर्ड हम लोग बात करेंगे तो थर्ड हो जाएगा मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन। सबसे सिंपल अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम लोग एक किसी एटम और ग्रुप को हटाएंगे और उसके जगह पे कोई नया एटम और ग्रुप लगाएंगे। जैसे अगर हम सिंपल समझेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, हम एक एक करके पहचानेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर क्लासरूम, जैसे यहाँ मान लो फैन लगा हुआ है मान लीजिए, और हम लोग का ये फैन खराब हो गया, तो हम इस फैन को हटाएंगे और इसके जगह पे एक नया फैन लगाएंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूट करना हुआ। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल कह सकते हैं कोई एक एटम और ग्रुप को हटाओ और उसके जगह पे कोई नया एटम और ग्रुप को रिप्लेस कर दो, दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की, एडिशन रिएक्शन कहने का मतलब जैसे ये फैन चल रहा है और हम लोग को बहुत गर्मी लग रहा है, तो इस फैन को रह नहीं देते हैं, एक और फैन लगा देते हैं। एक और फैन लगा देंगे तो ये हो गया मेरा क्या, एडिशन रिएक्शन। मतलब हटाना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है, तो वो एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक को हटाना है और उसके जगह पर किसी को जोड़ना है, तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल वो रिएक्शन होता है जहां पर हम लोग, जैसे ये फैन है और ये फैन खराब हो गया, तो इस फैन को हम लोग हटा दिए, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब सिर्फ हम लोग एलिमिनेट कर दिए, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के जगह पे दूसरा लगाना, जैसे x था तो x को हटा दिए और x के जगह पे y लगा दिए। एडिशन, x था एक और x लगा दिए, तो ये एडिशन हो गया। एलिमिनेशन, x था और x को हटा दिए, तो ये हो गया एलिमिनेशन। तो x के जगह पे y लगाना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, x था एक और x लगा दिए एडिशन रिएक्शन, x था इस x को हटा दिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। तो सिंपल ये तो लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी एक एटम और ग्रुप को हटाओ और उसके जगह पे कोई नया एटम और ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो कोई एक ग्रुप पहले से था ही, एक और ग्रुप लगा दो, तो हम लोग बोलेंगे वो मेरा एडिशन रिएक्शन हो गया। अगर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यार जो भी एटम और ग्रुप पहले से था उसको बस हटा देना है, उसको बस एलिमिनेट कर देना है, कोई नया ग्रुप को वहां पर ऐड या सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। नाम से ही सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक को हटाओ दूसरे को सब्स्टिट्यूट करो। एडिशन रिएक्शन ऐड कर दो, एलिमिनेशन रिएक्शन बस हटा दो। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में जाने। अब हम लोग एक एक
वे में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या कैसे होगा, कितना पार्ट होगा, कैसे क्या पढ़ेंगे, बहुत अंदर तक जाएंगे डेप्थ में, क्योंकि यार पूरा अल्काइल हैलाइड आपका सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन पे ही बेस्ड है। अब हम लोग को इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग इन कर गए अल्काइल हैलाइड 12th के फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि अगर हम लोग ये सब सारा पढ़ लेंगे तो 12th का फर्स्ट चैप्टर तो यार कुछ नहीं है, वहां पर तो 2-3 क्लास में निकल जाएगा, क्योंकि मेन आपका यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पे ही पूरा आपका अल्काइल हैलाइड बेस्ड है। तो हम लोग अब जानते हैं इंडिविजुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो पहले आप ये तीनों लिख लो और उसके बाद अब हम लोग फर्स्ट इन करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है वो देखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से पहले हम लोग ये जाने किसी एक एटम और ग्रुप को हटाना है और उसके जगह पे कोई नया एटम और ग्रुप को रिप्लेस कर देना है। इफ वन एटम और group is replaced by another atom or group, then this reaction is known as सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एक एटम और ग्रुप रिप्लेस होता है किसी दूसरे एटम और ग्रुप से, देन उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अगर हम सिंपल बोलेंगे, जैसे मान लो अगर हम लोगों के पास यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर X ग्रुप है, हम लोग क्या चाहते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या चाहेंगे कि X के जगह पे Nu माइनस आ जाए। ये Nu माइनस क्या हो गया, तो हम लोग अब जानते हैं इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। तो बताओ CH3 और X के बीच में बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पर CH3 पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुआ, कम हुआ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हुआ तो जो अटैक कर रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पे अटैक मारेगा। अटैक करके क्या बना लेगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड Nu। तो हम लोग का मोटो था कि इस X को हटाना है, इस X को इस न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करना है। इफ वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप, इफ वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप, यानी कि यहां पर ये X हट गया और इस X के जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया और बाहर क्या निकल गया, इसको हम लोग बोलेंगे X माइनस। तो जो बाहर निकल जाता है इसको हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप। जो बाहर निकल जाता है उसको बोलेंगे हम लोग लिविंग ग्रुप। और ये मेरा हो गया क्या, प्रोडक्ट। ये हो गया मेरा क्या, प्रोडक्ट। जिस पे जो अटैक कर रहा है, कौन अटैक करेगा, ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएजेंट। ठीक है, किस पे अटैक कर रहा है, तो इस पे, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, जिस पे अटैक हो रहा है उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट, जो अटैक कर रहा है उसको बोलेंगे रिएजेंट, अटैक करके जो बना उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो पहले जो एटम और ग्रुप था वो जो रिएक्शन से बाहर निकला उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, बाबू रिएजेंट ही कहलाता है। तो जो अटैक करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं, जिस पे अटैक करता है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। रिएक्ट और अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो मेरा प्रोडक्ट होगा ही रिएक्शन में, और जो ग्रुप रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग लिविंग ग्रुप। तो आप देखो यहाँ X को हटाएं और X के जगह पर न्यूक्लियोफाइल लाए, तो एक एटम और ग्रुप को यानी X को रिप्लेस कर दिए न्यूक्लियोफाइल से। जहां X था वहां न्यूक्लियोफाइल आ गया। तो इफ वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप, हियर X इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं ये मेरा कौन सा रिएक्शन हो गया, तो हम बोलेंगे यार ये मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब यहां पर क्या कंडीशन होगा, कैसे कंडीशन होगा, लिविंग ग्रुप कैसे निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, ये सब सारा हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अभी तो हम जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिए हैं कि इफ वन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप then this reaction is known as substitution reaction। और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। जिस पे अटैक करता है, जिस पे अटैक करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो अटैक करता है उसको बोलेंगे रिएजेंट। रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा वो होगा प्रोडक्ट, और जो एटम और ग्रुप रिएक्शन से बाहर निकलेगा वो हो जाएगा लिविंग ग्रुप। क्लियर। तो यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में देख सकते हैं। यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है, एक एग्जांपल लिख लो, उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब यहां पर बात करते हैं, पहले बात किए टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, फिर बात किए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स की। तो यहां पर अगर हम लोग टाइप्स में बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा। एक हो जाएगा मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और एक हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल का जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जब सब्स्टिट्यूट करेगा तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर आप सिंपल एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ले लेते हैं L। ठीक है, इस L को हम लोग बोलेंगे लिविंग ग्रुप, बाहर निकल जाएगा तो, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग Nu-। तो पहले क्या होगा, ये बॉन्ड मेरा ब्रेक होगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आएगा CH3 पे प्लस, और यहाँ पर L- बाहर निकल गया, और इसी L- को हम लोग बोलेंगे क्या, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लिविंग ग्रुप। क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोल देंगे। अब बताओ, जैसे ही ये मेरा ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, और इसका नाम क्या होगा, रिएजेंट। जो अटैक कर रहा है उसको बोलते हैं रिएजेंट, जो अटैक कर रहा है उसको बोलते हैं रिएजेंट। जिस पे अटैक कर रहा है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, तो ये रिएजेंट जब इस पे अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Nu, और बाहर निकल जाएगा L-, और ये हो जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो हम क्या देखें कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया सबस्ट्रेट में, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताओ, ये मेरा सिंपल चेन में हो रहा है, तो ये एलिफैटिक है या एरोमेटिक है, हम बोलेंगे यार ये एलिफैटिक। सिंपल अगर हम लोग बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड C ओपन चेन है, तो ओपन चेन क्या होगा, तो हम बोलेंगे यार ये तो एलिफैटिक कहलाता है। तो ये मेरा क्या हुआ, एलिफैटिक कंपाउंड में पॉसिबल है, तो हम लोग लिख देंगे ये मेरा क्या, न्यूक्लियोफाइल, ये मेरा एलिफैटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ, ये मेरा एलिफैटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप यहां देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। ये एरोमेटिक में है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक करेगा बाबू जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहने का मतलब, जैसे मान लो ये मेरा पाई बॉन्ड है, ठीक है, इस बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ही ज्यादा है, तो यहां पर कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इस बेंजीन रिंग के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा। अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल को इस पे अटैक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और यहां पर क्या होगा, तो रिपल्सन होगा,
जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी आपका न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं करेगा। कौन अटैक करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए नाम भी लिखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे कैसे अटैक करेगा अब वो हम लोग देखते हैं। तो यहां पर हम लोग सिंपल देखेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। यहां न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग पे अटैक किया नहीं, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत आसानी से देखेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा क्या होता है। आप देखो बहुत ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे तो आप ये देखो कि ये मेरे पास बेंजीन रिंग हो गया, ये मेरे पास बेंजीन रिंग हो गया, बड़ा ध्यान से समझना, बेंजीन रिंग हो गया। अब यहां पर हम लोग कोई इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। तो अब बताओ यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल, इसका मतलब ये मेरा रिएजेंट है और ये अटैक कर रहा है, इसको बोले रिएजेंट, और जिस पे अटैक कर रहा है उसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। ये तो क्लियर। अब आप देखो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और इस बेचारे के पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल तो बेचारा वही अटैक करेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पे इजीली अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा इसका मैकेनिज्म समझिएगा, बहुत आसान मैकेनिज्म है, बहुत इजीली समझेंगे। आप देखो एक बार, अगर हम लोग सिंपल देखें कि ये न्यूक्लियोफाइल कैसे बेंजीन पे अटैक करेगा, तो बताओ यार ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक किया, अगर इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया, तो पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो एक किसी पे प्लस चार्ज आएगा, किसी एक पे माइनस चार्ज आएगा। ये तो सिंपल है। पाई बॉन्ड अगर वैसे पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन एक रिएजेंट के आ जाने से ये रिएजेंट और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होने से ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही। पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो किसी एक पे प्लस चार्ज आएगा और किसी एक पे माइनस चार्ज आएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ इसके पास निगेटिव चार्ज आया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो मेरा ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। और यार पहले मेरा एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक कंपाउंड पहले मेरा स्टेबल होता था, अब इस पाई बॉन्ड के ब्रेक कर जाने से ये अपना एरोमेटिसिटी लूज कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिए आप, सब्स्टिट्यूशन कराने के चक्कर में कंपाउंड का स्टेबिलिटी ही लूज करा दिए। हम बोलेंगे बाबू सब कुछ हो जाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा, आपका एरोमेटिसिटी भी मेंटेन हो जाएगा, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। यानी हम सिंपल कह सकते हैं यहां सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा और अपना कंपाउंड जैसा पहले एरोमेटिक था वैसा ही अभी भी एरोमेटिक हो जाएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, वो वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां पर निगेटिव चार्ज वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। इलेक्ट्रोफाइल सोचेगा भी नहीं और तुरंत इस निगेटिव चार्ज वाले पे अटैक करेगा। तो बताओ यार ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब आप बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इस पे जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? आप देखो आराम से, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, ये पाई बॉन्ड तो दोनों है ही, यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल हो गया और यहां पर एक प्लस चार्ज हो गया। प्लस चार्ज तो पहले से था ही, अभी भी ये प्लस चार्ज है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल तो आ गया, इलेक्ट्रोफाइल तो सब्स्टिट्यूट कर गया, लेकिन क्या कंपाउंड अभी भी मेरा एरोमेटिक है? आप बोलोगे नहीं है। मतलब कंपाउंड यार जब सब्स्टिट्यूशन नहीं करवाए थे तब मेरा कंपाउंड एरोमेटिक था, तब मेरा वो कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल था, लेकिन जैसे ही सब्स्टिट्यूशन कराए मेरा पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटने से एरोमेटिसिटी लूज हो गया, एरोमेटिसिटी के लूज होने से कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा घट गई। और यार ये तो नहीं करना था, सब्स्टिट्यूशन के कराने के चक्कर में हम अपना स्टेबिलिटी तो
लूज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए और स्टेबिलिटी भी मेंटेन रह जाए, दैट मीन कि एरोमेटिसिटी भी मेंटेन रह जाए। तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप हमको ये बताओ, बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, मतलब यहां भी एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन, मतलब हर कार्बन, बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। तब तो बेंजीन का फॉर्मूला यार C6H6 होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि यहां भी एक एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहां भी एक हाइड्रोजन रहा होगा और यहां भी एक हाइड्रोजन रहा होगा, हर जगह एक एक हाइड्रोजन रहा होगा। तो अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर हर के पास एक एक हाइड्रोजन है, यहां पर हम लोग अटैक कर दिए तो बताओ यार यहां पर तो एक हाइड्रोजन है। अब बताओ अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है तो इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे ही इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसका मतलब यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। आप याद करो, जैसे हम लोग बोलते थे कि अगर C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर अगर हम लोग लेंगे H और यहां पर ले लेंगे C पे प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्ड C, तो ये H जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां देगा तो यहां पाई बॉन्ड बनेगा। जैसे ही यहां पाई बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां इस H और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूटेगा और H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यानी यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे समझिएगा, लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C और यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक करके H पे आएगा क्या, तो पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो यहां पर H अपना इलेक्ट्रॉन देके यहां डबल बॉन्ड कर दिया, यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, रीजन की इसको अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के थ्रू मिल गया, लेकिन ये H तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस H पे तो पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस H का इस कार्बन के साथ बॉन्ड भी ब्रेक कर गया। याद करो हम लोग हाइपर कंजुगेशन में ऐसा केस देखे थे, सिग्मा का पाई के साथ कंजुगेशन। तो अब बताओ अगर हम लोग ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, अगर हम लोग ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो बताओ यार इस H और इस कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड रह पाएगा? आप बोलोगे नहीं, लेकिन जैसे ही ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। जैसे ही इस कार्बन को अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखना, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, देखिएगा मजा आ जाएगा। आप देखोगे तो ये लिख सकते हो ऐसा कुछ, यहां पर तो पाई बॉन्ड था ही, इस सिग्मा बॉन्ड के यहां आने से यहां पाई बॉन्ड बन गया, यहां इलेक्ट्रोफाइल था ही, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये H जो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इस H का इस कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक किया और ये मेरा बाहर निकल गया H+। तो बताओ हम लोग को यही तो मोटो था कि यहां से H+ को निकालना है और H+ के जगह पे E+ को सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे अटैक करवा रहे हैं। बेंजीन रिंग एक तरह से मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए एरोमेटिक। तो लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, पाई बॉन्ड के ब्रेक करने से बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी लूज कर दिया, एरोमेटिसिटी के लूज करने से कंपाउंड अपना स्टेबिलिटी लूज कर दिया, जो कि हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड अपना स्टेबिलिटी लूज कर दे। तो यहाँ पर जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो निगेटिव और पॉजिटिव आया, निगेटिव वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, हम लोग के पास रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक कर गया जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक किया, ये निगेटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन यार यहाँ प्लस चार्ज रह ही गया, यहाँ पर एरोमेटिसिटी अभी भी लूज किया ही हुआ है। तो यार बेंजीन के हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो बताओ अगर ये हाइड्रोजन जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड लिख दिए, H और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करेगा, H और कार्बन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक कर दिए, H इलेक्ट्रॉन लूज किया तो H पे पॉजिटिव चार्ज कर दिए, तो जहां H था वहां E कर दिए, जहां E+ था वहां H+ हो गया। आपको होपफुली समझ में आया होगा। तो ये जो मेरा रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन हुआ, तो हम बोलेंगे यार ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। ये जो रिएक्शन हुआ ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हम बोलेंगे यार ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। न्यूक्लियोफिलिक कभी भी एरोमेटिक नहीं होता है, न्यूक्लियोफिलिक हमेशा एलिफैटिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक हमेशा एलिफैटिक होता है, इलेक्ट्रोफिलिक हमेशा एरोमेटिक होता है।
बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सिंपल समझेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से समझ में आ गया। रिएजेंट अटैक किया, सबस्ट्रेट पे बॉन्ड ब्रेक किया, रिएजेंट ऐड हो गया, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। इलेक्ट्रोफिलिक में समझना था, इलेक्ट्रोफिलिक एक बार हम आपको और फिर से बताते हैं, खूब बढ़िया समझ में आएगा और तब आप उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब हम लोग इसके न्यूक्लियोफिलिक के टाइप्स मेन करेंगे। तो एक बार इसको हम लोग फिर से बताते हैं, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, एक बार हम इसको वापस बताएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार और हम अगर देखें इलेक्ट्रोफाइल को कैसे हम लोग बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट करवाते हैं, तो सिंपल देखिएगा। और हम लोग का ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, सॉरी ये मेरा बेंजीन रिंग हो गया। अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल अगर ले लेते हैं, सिंपल समझो ना, E+ ही लेते हैं मेरा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगर हम लोग E+ इलेक्ट्रोफाइल ले लेते हैं तो अब इस E+ को कैसे बेंजीन पे अटैक करवाएंगे, ये देखो। यहाँ पर बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये मेरा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेसीज हो गया, ये मेरा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पेसीज हो गया, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिएगा कि अगर मान लो कि इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यार ये तुरंत अटैक करना चाहेगा ही चाहेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड मेरा ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां पर हम लोग कुछ ऐसा बना पाएंगे, यहां इस पे एक पे आएगा, किसी एक पे माइनस चार्ज, किसी एक पे प्लस चार्ज, और बेंजीन मेरा ब्रेक कर गया। अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि किसी एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, किसी एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। बताओ यार, जिस किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, जिस किसी के भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। और यहाँ जो अपना इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट है वो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है, तो वो वहां अटैक करेगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा मिलता है जहां पर निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इस दोनों में यहां निगेटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, यहां इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर देगा। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही इस पे अटैक करेगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे ये देखो। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो बन जाएगा मेरा कुछ ऐसा, यहां पे बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये मेरा प्लस चार्ज रह गया। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि बेंजीन के हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन तो रहना ही है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो यहां भी हाइड्रोजन होगा, तो यहां भी आपका हाइड्रोजन, यहां भी आपका हाइड्रोजन, यहां भी आपका हाइड्रोजन, हर कार्बन पे ही हाइड्रोजन। अब बताओ अगर हम लोग यहां पर हाइड्रोजन तो दिखा ही सकते हैं, अब यहां पर प्लस चार्ज भी है, अब यहां पर अगर प्लस चार्ज है मतलब ये H जो होगा अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, क्योंकि यार देखो ये पहले एरोमेटिक कंपाउंड था, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक किया ये एरोमेटिसिटी लूज कर दिया, एरोमेटिसिटी लूज कर दिया मतलब स्टेबिलिटी लो हो गया, स्टेबिलिटी कम हो गया। तो यार कभी भी सब्स्टिट्यूशन कराने के चक्कर में हम अपना स्टेबिलिटी हटा ले, ये यार कहीं से भी संभव नहीं है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन भी हो जाए और एरोमेटिसिटी भी मेंटेन रह जाए, मतलब स्टेबिलिटी भी मेंटेन रह जाए। तो हम बताओ जैसे ही ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, C प्लस सिंगल बॉन्ड। अगर C है तो बताओ ये H अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो जैसे ही ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो बताओ इस कार्बन से पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। लेकिन यहां H अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन और H के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी C सिंगल बॉन्ड C, H पे प्लस डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि अब ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो बताओ अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि ये H जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा,
डबल बॉन्ड बनेगा तो कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पाई तो पहले से था ही, इस सिग्मा बॉन्ड के यहाँ देने से यहाँ भी पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रोफाइल था ही, यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये H अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। जैसे यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो गया था इस H के इलेक्ट्रॉन देने से, सिमिलरली यहाँ प्लस चार्ज खत्म हो गया इस H के इलेक्ट्रॉन देने से और इस H पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया। तो हम लोगों ने यही देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जगह पे कुछ भी होगा, Cl प्लस हो जाए, यहाँ पर Br प्लस हो जाए, NO2 प्लस हो जाए, कोई भी ग्रुप हो जाए जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आराम से E के जगह पे इलेक्ट्रोफाइल लगा देंगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हुआ मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक का पहले टाइप्स देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोफिलिक का टाइप्स देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक में कब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, अरे यार अभी ना बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा है तो कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर दो। आप बोलोगे सर यहाँ आप बॉन्ड क्यों तोड़े, आप यहाँ क्यों नहीं तोड़े, हम बोलेंगे यार अभी कहीं भी तोड़ोगे तो ये तो मेरा यही बात कहलाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो ये सब सारा हम लोग देखेंगे। ऑर्थो डायरेक्टर कौन होता है, पैरा डायरेक्टर कौन होता है, मेटा डायरेक्टर कौन होता है, किस ग्रुप के अकॉर्डिंग कहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये सब सारा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में गए, वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी इसी में देखेंगे। ठीक है, ये सारा अल्काइल हैलाइड का पार्ट है बाबू, ये पूरा आपका हम लोग बोल सकते हैं तो ये 12th में आपको पूरा पढ़ना है। अल्काइल हैलाइड का लगभग 70 से 80% पार्ट तो हम लोग यही पढ़ लेंगे। 20% पार्ट जो नेम रिएक्शन होगा वही जो नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा, तो आप लोग वहां पर देखोगे यार सेंडमेयर रिएक्शन हो गया, वहां पर गैटरमैन रिएक्शन हो गया, वहां पे आपका जो भी हम लोग फिंकलिस्टीन रिएक्शन देखेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन देखेंगे, वो सब आपका नेम रिएक्शन बस वहां मिलेगा। बाकी सारा मैकेनिज्म तो हम लोग यही पढ़ लेंगे। कैसे इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, कैसे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, कैसे एलिमिनेशन होगा, कैसे अल्कीन बनेगा, कैसे अल्कीन से अल्केन बनेगा, कैसे अल्केन से अल्कीन बनेगा, ये सब सारा प्रोसेस तो हम लोग देख चुके रहेंगे यहीं पर मैकेनिज्म में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारा इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर का पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, खूब अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आराम से समझेंगे, बहुत मजे से समझेंगे क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग सिंपल पहले देखे थे, क्या इंट्रोडक्शन में देखे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जैसे यहाँ पर ले लेते हैं C सिंगल बॉन्ड L, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं NU माइनस, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा तो C पे प्लस, और ये तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये CNU बन गया और बाहर निकल गया L माइनस। इस L माइनस को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, इस L माइनस को हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, इस CNU को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, इस CNU को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ये मेरा न्यूक्लियोफाइल जो होगा ये मेरा कहलाएगा रिएजेंट, जो अटैक करता है उसको रिएजेंट, जिस पे अटैक करता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिस पे अटैक करेगा उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, जो अटैक करेगा उसको बोलेंगे रिएजेंट, बनने के बाद जो बनेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो ग्रुप रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो अब आप देखो यहां पे क्या होता है सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा और नया कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक C और L के बीच में सिग्मा बॉन्ड टूटा और C और NU के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ओल्ड कोवैलेंट बॉन्ड विल क्लीव्ड एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म्ड, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड देन CNU बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने का 3 तरीका हो सकता है। पहला तरीका हम लोग देखते हैं,
कि अगर मान लो कि पहले हम लोग Cl बॉन्ड को तोड़ दिए, पहले हम लोग Cl बॉन्ड को तोड़ दिए और फिर CNU बॉन्ड को जोड़े, तो Cl बॉन्ड टूटा और फिर CNU बॉन्ड बना, तो Cl बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड देन CNU बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो फर्स्ट Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड, देन CNU bond will, first Cl bond will cleave and then CNU bond will form। एक तो ये हो सकता है कि पहले हम लोग इसको तोड़ दिए और फिर हम लोग NU को जोड़े जैसा दिखाए हैं। दूसरा हम लोग दिखा सकते हैं कि एक Cl बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और पीछे से CNU बॉन्ड को जोड़ रहे हैं, जितना टूटेगा उतना जुड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल समझते हैं कि पहले हम लोग इसी केस को लेके डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग इसी केस को लेके डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये मेरा सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ कि कैसे बॉन्ड ब्रेक किया, तो किस पे अटैक करेगा, जिस पे अटैक करेगा उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो अटैक करेगा उसको रिएजेंट बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो बनेगा वो प्रोडक्ट होगा, जो एटम और ग्रुप रिएक्शन से बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो हम लोगों ने यहाँ इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे देखोगे, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर पहले Cl बॉन्ड टूटा, फर्स्ट Cl बॉन्ड विल क्लीव्ड एंड देन CNU बॉन्ड विल फॉर्म्ड। ये फॉर्म हुआ और ये ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो बताओ यार, पहले ब्रेक होगा तब ना फॉर्म होगा, तो हम लोग यही इसका नाम दे दिए, फर्स्ट Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड, Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड देन CNU बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सिंपल, पहले Cl बॉन्ड को तोड़े फिर CNU बॉन्ड को जोड़े। अगर हम लोग इस रिएक्शंस को देखें, इसके मैकेनिज्म को देखें, कैसे ये मैकेनिज्म पॉसिबल है, तो हम लोग सिंपल देख सकते हैं। कैसे देखेंगे वो समझिएगा, सारा स्टेप हम लोग समझेंगे। तो पहले ये इंट्रोडक्शन में ये देख लेना, ये कैसे हो रहा है ये हम लोग आपको बता चुके हैं। इसका पहला केस हम लोग देख रहे हैं कि पहले Cl बॉन्ड को हम लोग तोड़े और फिर CNU बॉन्ड को जोड़े। पहले Cl बॉन्ड क्लीव हुआ और देन CNU बॉन्ड फॉर्म हुआ। हर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पुराना सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां भी हम लोग यही देख रहे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट केस देखें कि पहले आप C और L के बॉन्ड को तोड़ दो और फिर C और NU के बॉन्ड को जोड़ो। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे दिखाएंगे, तो पहले आप इसके इंट्रोडक्शन को लिख लो और उसके फर्स्ट केस में लिखो कि फर्स्ट Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड देन CNU बॉन्ड विल फॉर्म्ड। और इसके मैकेनिज्म को देखते हैं, कैसे हम लोग पहले Cl बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर कैसे CNU बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, हम लोगों ने पहला केस क्या रखा है, तो पहला केस हम लोगों ने रखा है कि फर्स्ट Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड, फर्स्ट Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड देन CNU बॉन्ड विल फॉर्म। CNU बॉन्ड विल फॉर्म। पहले हम लोग क्या पढ़े कि पहले Cl बॉन्ड को तोड़ दो और फिर CNU बॉन्ड को बनाओ। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को अगर हम देखेंगे तो बड़ा आसानी से देखते हैं। क्या होगा कि आप ये देखो, पहले हम लोग C और L के बॉन्ड को बनाएं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। बॉन्ड जो ब्रेक करते हैं, तो कभी भी एक चीज समझिएगा, बॉन्ड तोड़ने का प्रक्रिया या बॉन्ड जोड़ने का प्रोसेस, जब कभी भी बॉन्ड टूट रहा होता है या जब कभी भी बॉन्ड ऐड हो रहा होता है, बॉन्ड जुड़ रहा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं, तो एक एक स्टेप जानेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, C और L के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं।
अभी देखो ये पूरा बॉन्ड मेरा टूटा नहीं है, ये बॉन्ड अभी मेरा पूरा टूटा नहीं है, पार्सली टूटा है। इसका मतलब ये L इस कार्बन से पार्सली इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका मतलब ये कार्बन पार्सली इलेक्ट्रॉन L को दे दिया, तो कार्बन पे भी आ गया पार्सली पॉजिटिव चार्ज और इस L पे आ गया पार्सली निगेटिव चार्ज। क्या ये सारा बॉन्ड अभी टूटा है? आप बोलोगे नहीं। तो जब बॉन्ड टूट रहा होता है, ये हम देख रहे हैं कि बॉन्ड टूट रहा है लेकिन पूरा नहीं टूटा है। जितना L इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया उतना ही ये कार्बन इस L को इलेक्ट्रॉन दिया। तो बताओ जब कभी भी बॉन्ड टूट रहा होता है या जब कभी भी बॉन्ड जुड़ रहा होता है उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो बताओ इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। जब कभी भी बॉन्ड जुड़ रहा हो या जब कभी भी बॉन्ड टूट रहा हो वो हम लोग को दिखाने का स्टेट जो होगा वो ट्रांजिशन स्टेट होगा। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे बॉन्ड पूरा टूट जाएगा। जैसे ही पूरा बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन पे आ जाएगा फुल्ली पॉजिटिव और L पे आ जाएगा फुल्ली निगेटिव और दोनों के बीच में बॉन्ड साफ खत्म हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं C यहां पर आ गया फुल्ली पॉजिटिव और बाहर निकल गया L और इस L पे आ गया माइनस चार्ज। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। अब बताओ ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, क्या मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया? आप बोले सर ये तो फर्स्ट काम ही हुआ है कि फर्स्ट Cl बॉन्ड इज क्लीव्ड, यानी यहां तक मेरा काम हो चुका है। Cl बॉन्ड को हम लोग तोड़ चुके हैं। तो इस प्रोसेस में हम लोग देखे सबस्ट्रेट, इस प्रोसेस में देखे ट्रांजिशन स्टेट 1, इस प्रोसेस में देखे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट, इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका नाम है कार्बोकेटायन, जिसका नाम है कार्बोकेटायन। और ये L माइनस बाहर निकल गया, इसका नाम हो गया लिविंग ग्रुप, इसका नाम हो गया लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब मेरा दूसरा काम क्या है? तो दूसरा काम है CNU बॉन्ड को फॉर्म करना। पहला काम Cl बॉन्ड टूट गया, अब मेरा यहां बॉन्ड तोड़ते हुए दिखाए थे। अब जब फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, याद करो कोई भी मूवी देखते हो, अगर इंटरवल के पहले वाला स्टेप को हम लोग फर्स्ट हाफ बोलेंगे तो इंटरवल के बाद वाले को सेकेंड हाफ बोलेंगे। तो क्या मूवी फर्स्ट इंटरवल से पहले खत्म हो जाता है क्या? हम बोलेंगे नहीं। तो यहां पर पहले एक इंटरवल हुआ तो इसको बोले इंटरमीडिएट नाम दे सकते हैं। वैसे भी इंटरमीडिएट हम लोग पढ़े हैं, कार्बोकेटायन को बोलते हैं। अब बताओ इंटरवल के बाद मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे इंटरवल से पहले समाप्त हुई रहती है। तो बताओ यहां पर इंटरवल से पहले समाप्त हुई है तो इंटरवल के बाद यहीं पे शुरू होगी। और यहां से आप ध्यान देना, यहां से क्या ध्यान दोगे आप समझिएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे C, यहां पर C पे प्लस चार्ज। और यहां बताओ हम लोग का एक न्यूक्लियोफाइल अब आएगा रिएजेंट, तो जो अटैक करेगा उसको बोलेंगे हम लोग रिएजेंट, जो अटैक करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिएजेंट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे ही ये रिएजेंट है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। यहां बॉन्ड टूट रहा था, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बॉन्ड के फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो सिंपल देखो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड यहां टूट रहा था। बॉन्ड जब कभी भी टूटता है या जब कभी भी बॉन्ड जुड़ता है उस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर बॉन्ड को जोड़ दो तो यहां न्यूक्लियोफाइल। अब बताओ इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज था तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन मिलने लगा। ये न्यूक्लियोफाइल के पास फुल्ली निगेटिव था, इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, पार्सली निगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड अभी टूट रहा है या जुड़ रहा है? आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा ना। हम बोलेंगे यार सिंपल सी बात है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया। लेकिन हाँ, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 में एक डिफरेंस है कि ट्रांजिशन स्टेट 1 में बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है और ट्रांजिशन स्टेट 2 में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक टाइम t इक्वल टू t के बाद ये C और NU के बॉन्ड क्या होगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिखेंगे C और यहां पे आ जाएगा NU। और यहां पे आप देखोगे तो ये जो हुआ मेरा ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया, ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया। जो मेरा मोटो था कि इस L को हटाना है और इस लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, वो मेरा प्रोडक्ट फॉर्म कर गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो यहां पर हम लोग बना सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो आप सिंपल देखना कि हम लोग अगर इसका नाम बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम समझने में थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लेकिन रेट जो होगा ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप 1।
इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप 1 और इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप 2, इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम लोग को प्रोडक्ट मिला, तो अब स्टेप 1 और स्टेप 2 के थ्रू हम लोग सारे ये रिएक्शंस के प्रोसेस को, सारे फेनोमेना को हम लोग समझेंगे। पहले आप ये दोनों स्टेप समझिए कि क्या हुआ। तो हम लोगों ने देखा पहले Cl बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड यहां पर टूट रहा है, बॉन्ड टूटने या जुड़ने के प्रोसेस को ट्रांजिशन स्टेट, यहां बॉन्ड टूटा, कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव, एल पे पार्सली नेगेटिव, ट्रांजिशन स्टेट 1, यहां पर सी पे फुल्ली पॉजिटिव, एल माइनस, ये एल माइनस लिविंग ग्रुप, यहां पर ये इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेप कार्बोकैटायन से स्टार्ट होगा, इस पे मेरा न्यूक्लियोफाइल यानी रिएजेंट अटैक करेगा, यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहां बॉन्ड जुड़ रहा है, इसीलिए ट्रांजिशन स्टेट 2 और एक टाइम t इज इक्वल टू t के बाद बॉन्ड का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। अरे यार बॉन्ड जब पूरा बन जाएगा तो ये पार्सली पॉजिटिव चार्ज खत्म ना, यहां पार्सली नेगेटिव चार्ज खत्म ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A प्लस प्लस B माइनस मिलके AB बनाता है। तो अब चार्ज कहां गया? सिमिलरली यहां पर बॉन्ड बन रहा है तो चार्ज मेरा खत्म हो जाएगा, यहां बॉन्ड टूट रहा है इसलिए चार्ज एपियर हो जाएगा और यहां से चार्ज डिसएपियर हो जाएगा। यही तो डिफरेंस है बॉन्ड के फॉर्मेशन में और बॉन्ड के क्लीवेज में। बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो चार्ज खत्म होगा, बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो चार्ज एपियर होगा। यहां पर चार्ज का एपियरेंस हुआ, यहां पर चार्ज का डिसएपियरेंस हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब आप सिंपल देखोगे तो हम लोग इसके सारे मैकेनिज्म से थ्रू जो रिजल्ट निकला है, अब हम लोग उस रिजल्ट को फोकस करेंगे। तो पहले आप इस दोनों स्टेप को अच्छे से समझ के लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए, तब हम लोग इस दोनों स्टेप से जो कंक्लूजन निकला इस कंक्लूजन को बताते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसको पहले आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर हम इस क्वेश्चंस के थ्रू यानी इस स्टेप के थ्रू अगर हम लोग कंक्लूजन पे जाएंगे कि इस दोनों स्टेप से क्या कंक्लूजन निकला, कैसे न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट किया है, कैसे न्यूक्लियोफाइल एलिफैटिक पे सब्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि यहाँ एरोमेटिक का नाम भी नहीं लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग इसको मिटाते हैं और यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो जा रहा है। कि अगर हम लोग बोलेंगे कि अगर इस सिंपल स्टेप को समझें तो क्या होगा वो आप देखना। तो हम लोग यहाँ पर L माइनस बाहर निकला था, अब यहाँ से अगर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे तो एक चीज समझना कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेरा RDS होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो मेरा RDS होगा। RDS कहने का मतलब होता है, RDS कहने का मतलब होता है रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। तो रेट इसी पे डिपेंड करेगा। अब बताओ पहले वाले स्टेप में क्या न्यूक्लियोफाइल आया था? आप बोलोगे नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब नहीं है कि मेरा रेट कैसा है। तो हम लोग का रेट का मतलब सिर्फ सबस्ट्रेट से होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। तो बताओ यहां पर कॉफिशिएंट कुछ नहीं, कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। तो और यहां पर पावर भी कुछ नहीं, तो पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर ऑर्डर भी क्या है? 1। ऑर्डर मतलब जो होगा वो पावर। जैसे आप केमिकल काइनेटिक्स में आप आगे पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो यहां पर हम लोग ऑर्डर कुछ नहीं तो 1। अगर ऑर्डर यहां पर 2 होता तो 2 ले लेते, तो यहां पर ऑर्डर 1 हो गया। और मॉलिक्युलरिटी भी क्या हुआ? तो मॉलिक्युलरिटी को भी हम लोग यहां पर 1 घोषित कर देंगे। तो ऑर्डर भी 1, मॉलिक्युलरिटी भी 1, इसीलिए हम लोग लिखते हैं इसको SN1। ठीक है, अब इस SN1 का मतलब क्या है वो समझिएगा। ये 1 कहता है यूनिमॉलिकुलर, ये 1 कहता है यूनिमॉलिकुलर, ये N कहता है न्यूक्लियोफिलिक, ये N कहता है न्यूक्लियोफिलिक, और ये S कहता है सब्स्टिट्यूशन, ये S कहता है सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप जो होगा वही मेरा RDS होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप ही क्या होगा? RDS होगा। तो हम लोग सिंपल कहेंगे कि SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का पूरा नाम यूनिमॉलिकुलर, N से न्यूक्लियोफिलिक, S से सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन कह सकते हैं यूनिमॉलिकुलर। 1 कहने का मतलब यूनी और मॉलिकुलरिटी 1 है, इसीलिए यूनिमॉलिकुलर। N कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो यूनिमॉलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखना ये SN1 रिएक्शन, अब हम लोग नाम ले सकते हैं। SN1 रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले कहेंगे SN1 रिएक्शन में क्या होगा, तो पहले Cl बॉन्ड टूटेगा, फिर CNU बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पहले Cl बॉन्ड टूटेगा, फिर सेकेंड स्टेप में CNU बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग बोलेंगे SN1 रिएक्शन 2 स्टेप का होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो होता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है और स्लो स्टेप को ही हम लोग RDS बोलते हैं। RDS ही आपको रेट डिटरमाइन करने में मदद करता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपका सबस्ट्रेट है, इसीलिए हम लोग यहां पर बोले रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। तो RDS कौन सा स्टेप? जो मेरा स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप कौन? तो फर्स्ट स्टेप, क्योंकि सेकेंड स्टेप में तो यार पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा, बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगा और फास्ट रिएक्शन में रेट को काउंट करना बहुत टफ हो जाता है। तो स्लो स्टेप में हम लोग रेट इजीली काउंट कर सकते हैं, रेट इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप SN1 में स्लो होता है और स्लो स्टेप ही RDS होता है। RDS कहने का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो SN1 में दो स्टेप में फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप को ही हम लोग RDS बोलते हैं, सेकेंड स्टेप फास्ट हो जाता है। SN1 रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN1 रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेक करता है, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्म करता है। तो SN1 रिएक्शन दो स्टेप का होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, स्लो स्टेप को RDS बोलते हैं। SN1 रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी आप जानते हो, यानी SN1 के रिएक्टिविटी का बात करेगा कि कौन से में SN1 का रिएक्टिविटी जल्दी करेगा। हम बोलेंगे जिसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। मान लो अगर हम लोग बोलेंगे C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर X है, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर अगर C और यहाँ X ले लिए, यहाँ पर हम लोग C के साथ X ले लिए, यहाँ पर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C के साथ X ले लिए, कोई भी ग्रुप ले लिए, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर जो X हटेगा तो कार्बोकैटायन टर्सरी, यहाँ पर जो X हटेगा तो यहाँ पर कार्बोकैटायन सेकेंडरी, यहाँ पर जो X हटेगा तो ये कार्बोकैटायन प्राइमरी। तो बोलेंगे ये टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। तो किस में रिएक्टिविटी ज्यादा? जिसमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस तीनों में बोलेंगे कि इस तीनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा SN1 में। तो बोलेंगे जिस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस X को ब्रेक करोगे तो C पे प्लस चार्ज, इस X को ब्रेक करोगे तो C पे प्लस चार्ज, इस X को ब्रेक करोगे तो C पे प्लस चार्ज, तीनों कार्बोकैटायन हो गया। और SN1 की बात कर रहे हैं तो SN1 में रिएक्टिविटी वही जल्दी जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। इस तीनों में कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी यहां ज्यादा है। अब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी कहां ज्यादा और कहां कम, ये तो आपको क्लियर है। तो समझना SN1 रिएक्शन का पूरा नाम यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में ऑर्डर 1 होता है। SN1 रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, स्लो स्टेप को RDS बोलते हैं। SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता है। SN1 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। कभी भी रिएक्टिविटी ऑफ SN1 बोलेगा तो जिस कंपाउंड में बोलेगा उस कंपाउंड में ढूंढ लेना कहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगी, वहां पर SN1 का रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो हम लोग बोलेंगे SN1 का सिंपल स्टेप कि SN1 पूरा नाम यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 रिएक्शन दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप RDS होता है। फर्स्ट स्टेप ही रेट डिटरमाइन करता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। तो ऑर्डर पावर वाला होगा, पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसीलिए ऑर्डर को 1 बोले। मॉलिक्यूलरिटी कॉफिशिएंट वाला होगा, यहाँ कॉफिशिएंट भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ऑर्डर भी 1, मॉलिक्यूलरिटी भी 1। नाम होता है SN1। 1 कहने का मतलब यूनिमोलेकुलर, N कहने का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो SN1 में दो स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्लो, फर्स्ट स्टेप RDS, सेकेंड स्टेप फास्ट, दो स्टेप में दो ट्रांजिशन स्टेट।
पहले ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड टूटेगा, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड जुड़ेगा। SN1 रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट भी होता है, उस इंटरमीडिएट को हम लोग कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो ये सारा SN1 का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जब कभी भी SN1 की रिएक्टिविटी की बात करेगा हम लोग कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी को सर्च करेंगे। जिस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा वहां पर SN1 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन और फिर हम लोग दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस निकालेंगे और तब हम लोग SN1 में अभी भी बहुत कुछ बचा है, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसमिक मिक्सचर, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो SN1 का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग जान गए। नेक्स्ट लेक्चर में SN1 का जो भी और बचा हुआ है वो देखेंगे, फिर SN2 देखेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि SN1 कहां लगेगा, SN2 कहां लगेगा, SN1 का रिएक्टिविटी क्या होगा, SN2 का रिएक्टिविटी क्या होगा, कहां SN1 बढ़ाएगा, कहां SN2 घटाएगा। ये सब सारा हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी हम लोग को होपफुली SN1 का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया है। SN1 नाम क्यों बोलते हैं, SN1 दो स्टेप में कैसे हुआ, SN1 में दो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बना, SN1 में इंटरमीडिएट कैसे बना, SN1 में कौन सा स्टेप RDS होता है, स्लो स्टेप को RDS क्यों बोलते हैं, रेट किस पे डिपेंड करता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट ही क्यों होता है, क्योंकि यार पहले स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट ही ना आया, सेकेंड स्टेप पे अगर रेट डिटरमाइन करता तो यहां न्यूक्लियोफाइल भी आता, लेकिन सेकेंड स्टेप फास्ट है इसलिए रेट डिटरमाइन नहीं करेगा, फर्स्ट स्टेप स्लो है इसलिए रेट डिटरमाइन कर जाएगा। तो रेट इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड किया, इसलिए पावर कुछ नहीं तो ऑर्डर भी 1, कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो मॉलिक्यूलरिटी भी 1, इसलिए नाम SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN1 के बारे में सारा पढ़ेंगे और भी बेसिक हम लोग इंट्रोडक्शन में और भी आगे जाएंगे और फिर SN2 के बारे में और देन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, SN1 SN2 का डिफरेंस जानेंगे और बाबू ये दिमाग में बैठा लो ये 12th के अल्काइल हैलाइड का टॉपिक है, तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम बार बार शुरू से ही बोले हैं कि GOC स्टार्ट जहां से हो गया वहां से 12th स्टार्ट हो गया, क्योंकि बिना GOC का, बिना रिएक्शन मैकेनिज्म का, हम पहले ही बोल दिए अल्काइल हैलाइड का 80% कंटेंट आपको यही मिल जाएगा। एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बाकी 20% में तो यार वहां का नेम रिएक्शन आपको टकराएगा। तो होपफुली आपको अच्छे से इसको रिवीजन करो, इसको आप अच्छे से देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग SN1 का बचा हुआ पार्ट और SN2 के बारे में जानेंगे। चलिए, थैंक यू।